नमस्कार फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर के दौरान एफ्रीडा में गैमेटोफाइट जनरेशन को स्टडी किया था। आज हम एफ्रीडा में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। जब हम गैमेटोफाइट जनरेशन की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बनाया था और उनमें निषेचन की प्रोसेस भी करवाई थी, जिसके कारण जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका था। अब जो जाइगोट बना है उससे एम्ब्रियो का या भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है ये आज हमें समझना है। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट या जाइगोट से भ्रूण का विकास। अब जो जाइगोट से जो भ्रूण का विकास होता है वह किस प्रकार होता है। जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा, अब आगे जाकर भ्रूण बनेगा और वह भ्रूण ही क्या है, जो नेक्स्ट स्पोरोफाइट है या अगली जो बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है उसकी क्या है, यह प्रथम कोशिका है। मतलब अगली बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है उसकी प्रथम कोशिका के रूप में कौन है, यहाँ पर जाइगोट है। अब इस जाइगोट में विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो कि कहाँ पर उपस्थित रहेगा, बीज के अंदर उपस्थित रहेगा। अब जाइगोट कहाँ पर बना था, जाइगोट स्त्रीदानी के अंदर बना था और स्त्रीदानी कहाँ पर थी, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर थी। जैसे ये क्या है, एफ्रीडा का बीजांड है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, यह फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित है और फीमेल गैमेटोफाइट के यहाँ पर क्या थी, स्त्रीदानियाँ उपस्थित थी और स्त्रीदानियों में क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या बना था, जाइगोट बना था। और हमें पता है कि यहाँ पर स्त्रीदानी की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर सभी स्त्रीदानी की एक सेल निषेचित हो जाती है तो यहाँ पर जाइगोट की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 1 से ज़्यादा भ्रूण बनने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रूणता होती है इसे जाइगोटिक बहुभ्रूणता कहा जाता है। मतलब 1 से ज़्यादा जाइगोट का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक जाइगोट अगर एक पृथक भ्रूण बनाना चाहे तो यहाँ पर भ्रूणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर क्या पाई जा रही है, बहुभ्रूणता पाई जा रही है। परंतु यहाँ पर केवल एक ही भ्रूण का निर्माण पॉसिबल होता है। अब वह एक ही भ्रूण का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मादा एकमुखोद्भिद है इसमें पोषण या जो न्यूट्रिशन होता है वह सीमित मात्रा में होता है, जो कि केवल एक ही भ्रूण को पोषण दे सकता है। इसी कारण जो बाकी के जो जाइगोट होते हैं वह अपहासित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये जाइगोट बना है, इस जाइगोट से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार संपन्न होता है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हमें देखना है। तो इसमें क्या होगा, विभाजन की प्रक्रिया या केंद्रकीय कोशिकीय जो भी विभाजन होंगे, जिसके कारण फाइनली जाकर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। अब ये भ्रूण बनता कैसे है इसको आज हमें यहाँ पर समझना है। तो इसको समझते हैं हम एक डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ पर क्या है, यह जाइगोट है, जाइगोट में क्या है, एक द्विगुणित केंद्रक है। सर्वप्रथम इस जाइगोट के द्विगुणित केंद्रक में क्या होता है, मुक्त केंद्र की विभाजन संपन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। जाइगोट का जो केंद्रक है इसमें मुक्त केंद्र की ये विभाजन होगा, जिसके कारण 8 केंद्रकों का निर्माण होगा और ये 8 केंद्रक इस जाइगोट की जो वॉल है उसके अंदर ही पड़े हुए रहेंगे। अब जो ये 8 ही केंद्रक है ये अपने चारों ओर थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पर कोशिका द्रव्य एकत्रित कर लेंगे और अपने चारों ओर एक पृथक कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। मतलब एक नलिकाकार जैसी संरचना का यहाँ पर निर्माण कर देंगे। जैसे ये केंद्रक हैं, इन्होंने अपने चारों ओर थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य एकत्रित करके एक पृथक कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया है तथा एक नलिकाकार संरचना के रूप में आ गए हैं।
और ये सारे ही एक ही कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, मतलब एक ही कोष में उपस्थित होते हैं। तो इस पूरे ही कोष को तो क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो से कहा जाता है। और जहाँ यहाँ पर ये नलिकाकार संरचना दिख रही है जिसमें केवल एक ही केंद्रक उपस्थित है, इसे कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है। तो इस प्रकार जाइगोट के अंदर 8 प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रकों की संख्या कितनी है, 8 है। अब जो यह प्रो एम्ब्रियो है इसका जो केंद्रक है वह विभाजित होता है, जिसके कारण यहाँ पर 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। और ये दोनों ही केंद्रक इस नलिकाकार संरचना में आ जाते हैं या नलिकाकार संरचना में स्थापित हो जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक आधारीय भाग की ओर आ जाएगा, एक केंद्रक ऊपर की ओर रहेगा, और इन दोनों ही केंद्रकों के मध्य एक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। अब जो यह आधारीय जो केंद्रक युक्त कोशिका है इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनल सेल, और जो ऊपरी केंद्रक युक्त कोशिका है ये एक पृथक कोशिका होती है जो कि बीजांड द्वारीय सिरे की ओर ही रहती है। जबकि जो एम्ब्रियोनल सेल्स होती है ये बार बार मतलब एम्ब्रियोनल सेल में फिर वापस से 2 विभाजन मतलब वापस से विभाजित होगी, जिसके कारण एक तो यहाँ पर तो बनेगी समीपस्थ सस्पेंसर सेल या समीपस्थ निलंबक कोशिका, और जो निचली जो कोशिका होगी उसे कहेंगे हम दूरस्थ यहाँ पर जो ये एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, यहाँ पर क्या है, ये एम्ब्रियोनल सेल्स है, इसमें फिर वापस से विभाजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर तो क्या बनेगी, एक सस्पेंसर सेल बनेगी, या हम बोल सकते हैं इसे निलंबक कोशिका, जो कि कैसी होगी, समीपस्थ होगी, क्योंकि यह ऊपर की ओर बन रही है, और नीचे की ओर क्या होगी, दूरस्थ एम्ब्रियोनल सेल्स बनेगी। मतलब जो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल सेल्स है, ऊपर की कोशिका तो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर ही रहेगी, जबकि जो निचली कोशिका है इसमें फिर विभाजन होगा, जिसके कारण एक तो समीपस्थ निलंबक कोशिका और एक दूरस्थ भ्रूणीय कोशिका बनेगी। जो समीपस्थ निलंबक कोशिका होगी यह तो विभाजित होकर यहाँ पर निलंबक का निर्माण कर देगी, जिसके कारण जो यह निलंबक की जो कोशिकाएं होती है, निलंबक का निर्माण होने के पश्चात ये निलंबक की जो कोशिकाएं हैं यह इस भ्रूण को या डेवलपिंग भ्रूण को भ्रूण कोष में धकेलने का कार्य करती है। जबकि जो ये दूरस्थ भ्रूणीय कोशिकाएं हैं इसमें आगे जाकर विभाजन होगा, जिसके कारण यहाँ पर 4 कोशिकाएं फिर बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, मतलब एम्ब्रियोनल सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर ये एम्ब्रियोनल सेल्स का जो ये ग्रुप है यही आगे जाकर हार्ट शेप हो जाएगा, मतलब एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, जिसमें बीजपत्र होंगे, रेडिकल होंगे और प्लूम्यूल्स होंगे, और ऐसी भ्रूणीय संरचना का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो दोबारा से देखना यहाँ पर जाइगोट से भ्रूण या जाइगोट से इस वाली संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जाइगोट के केंद्रक में पहले तो क्या होगा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा, जिसके कारण 8 केंद्रक यहाँ पर बनेंगे। अब 8 ही केंद्रकों के चारों ओर कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य जमा हो जाएगा और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा तथा एक नलिकाकार संरचना का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, जिसे प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। और यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो की संख्या कितनी होगी, 8 ही प्रो एम्ब्रियो होंगे। और ये 8 ही प्रो एम्ब्रियो को जो जाइगोट है उसकी भित्ति के अंदर रहेंगे, मतलब एक भ्रूण कोष जैसी संरचना के अंदर रहेंगे। तो इस 8 ही प्रो एम्ब्रियो अगर एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जो बहुभ्रूणता होती है उसे कहा जाता है भ्रूण कोष बहुभ्रूणता। कौन सी बहुभ्रूणता, भ्रूण कोष बहुभ्रूणता, क्योंकि एक ही जाइगोट के अंदर 8 प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का निर्माण अगर होता है तो उसे भ्रूण कोष बहुभ्रूणता कहा जाता है, या एम्ब्रियो से एक पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अब जो यहाँ पर जो ये प्रो एम्ब्रियो है ये किसमें है, नलिकाकार संरचना के रूप में उपस्थित है। इसमें क्या होगा, इसके केंद्रक में
विभाजन होगा जिसके कारण 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे जाकर दोनों ही केंद्रकों के बीच में भी कोशिका भित्ति बन जाएगी और यह नलिकाकार जो संरचना होती है लंबी होती जाएगी, जो कि स्त्रीदानी की जो जैकेट होती है या स्त्रीदानी का जो वेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसको फाड़ती हुई भ्रूणपोष में दस जाती है। अब यहाँ पर जो ऊपरी कोशिका है ये तो किसी काम की नहीं है, जबकि जो निचली कोशिका है इसे एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणीय कोशिका कहा जाता है। अब जो यह भ्रूणीय कोशिका होती है इसमें विभाजन होता है जिसके कारण एक तो समीपस्थ निलंबक कोशिका बनती है और एक दूरस्थ भ्रूणीय कोशिका बनती है। समीपस्थ निलंबक कोशिका लंबी होकर निलंबक का निर्माण करती है और यह डेवलपिंग भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलने का कार्य करती है, जबकि जो दूरस्थ भ्रूणीय कोशिका होती है यह विभाजित होगी बार बार रूप से तथा किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी, जो कि फाइनली जाकर किस शेप का हो जाएगा, एक हार्ट शेप का हो जाएगा, जिसमें एक तो बीजपत्र उपस्थित होंगे और एक रेडिकल या मूलांकुर उपस्थित होगा और एक फ्लूम्यूल या प्रांकुर उपस्थित होगा। इस प्रकार जाइगोट से भ्रूण का विकास संपन्न होता है। तो हमने जाइगोट से भ्रूण का विकास देख लिया है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान हम एफ्रीडा में बीज की संरचना, एफ्रीडा की जो लाइफ साइकिल होती है वह देखेंगे, बीज का अंकुरण देखेंगे और एफ्रीडा का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।